एक मिनट, अब देखो आवाज। हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से बताइए कैसे आप लोग? बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। तैयार हैं प्रैक्टिस सेट के लिए? डेली रिवीजन करके आ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। राजा का पर्यायवाची होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। यूपीएससी 17 जुलाई को आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। क्या आ जाएगा? मूक नृप प्रजा, इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा? आप सभी का जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। राजा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? रुकिए, ऐसे नृप होता है, नरेश होता है, नरेश होता है, भूप होता है, भूपेंद्र होता है, भूपेंद्र होता है, और बताएं आप लोग क्या होता है? और बताएं, आप बोलेंगे मैम सम्राट होता है, सम्राट होता है। और जब क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, आपके जवाब पढ़ रही हूँ, बादशाह होता है, बादशाह होता है ना? ये सभी किसके? राजा के पर्यायवाची होते हैं, है ना? बताएं बताएं। भूपेश भी होता है, भूपेश भी होता है, भू पर ईश के समान है, मतलब भू पर ईश के समान। पृथ्वी पर ईश्वर कौन होता है? राजा होता है। ठीक है, बताएं मूक का पर्यायवाची क्या होता है? मूक का पर्यायवाची आप सभी बोलेंगे मैम मौन, मौन, शांत, शांत। प्रजा आप बोलेंगे मैम जनता, जनता, है ना? और बताएं, आप बोलेंगे मैम आवाम, आवाम, है ना? ये दोनों ही प्रजा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसी चला ना, बहुत ही गर्मी हो रही है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत भाषा से रूप बदलकर आए शब्द जो कि हिंदी में प्रयोग होते हैं तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, है ना जी? तो जल्दी से बता दें कौन सा हो जाएगा इसमें? तद्भव नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है, मतलब एक तत्सम होगा। तो क्या जवाब आ रहा है आप सभी लोगों का? धैर्य, वेरी वेरी गुड। धैर्य शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव धीरज होता है। बच्चे क्या होता है? आप बोलेंगे मैम धीरज होता है। धोती शब्द का तत्सम क्या होता है? आप कहेंगे मैम अधो वस्त्र कहते हैं इसे। अधो वस्त्र मतलब शरीर के अध भाग में अर्थात निचले भाग में पहने जाना वाला। हाँ नहीं पूछा था बेटा, यही तो क्वेश्चन है। निचले भाग में पहने जाना वाला वस्त्र अधो वस्त्र। दहिना को दक्षिण बोलते हैं, ठीक है? और धान को धान्य बोलते हैं। आगे बढ़े बच्चे, जल्दी से बता दीजिएगा। क्लियर है? पेन चेंज कर देती हूँ ताकि एक से एक में आ जाए और जो अलग है वो अलग पेन से शो हो जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जल्दी से बता दीजिएगा कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी, पी सुब्बोरोयान, जीबी पंत या बीजी खेर? बताइए कौन थे? वेरी गुड, डी आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है। बाल गंगाधर, बाल गंगाधर खरे ना खेर, बाल गंगाधर खेर कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, है ना? चलिए, राजभाषा आयोग को गठित कौन करता है? आप बोलेंगे मैम राष्ट्रपति जी करते हैं। राजभाषा कौन सी है हमारी? आप बोलेंगे मैम हिंदी है। आर्टिकल कौन सा है? 343 है। कौन सा है? 343 है राजभाषा के लिए, है ना? राजभाषा आयोग के लिए नहीं बताया मैंने, राजभाषा के लिए बताया। राजभाषा आयोग के लिए तो अलग है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन सी होती हैं बेटा? आप सभी को पता होगा, जो प्रायद्वीपीय भारत में भाषाएं बोली जाती हैं उनकी कुछ भाषाएं हमने क्या मान ली गई हैं, उनमें से कुछ भाषाएं, वॉइस प्रॉब्लम बच्चे होनी तो नहीं चाहिए, उनमें से कुछ भाषाएं द्रविड़ परिवार के तहत आती हैं, है ना? कौन सी है? नहीं है। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। मराठी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की
भाषा है। परिवार किस प्रकार का होता है, जैसे सब लोगों का परिवार अलग अलग होता है, इसी तरह से जो एक तरह की भाषाएं आती हैं उन्हें एक परिवार में रख दी जाती हैं। भारतीय परिवार की भाषा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी भाषाएं कहाँ की हैं? आप बोलेंगे मैम ये सभी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। कोई परेशानी आप सभी को? मुझे नहीं लगता होगी। ठीक है, यूपी कांस्टेबल के लिए बिल्कुल ले सकते हैं ये क्लास, बिल्कुल ले सकते हैं यूपी कांस्टेबल के लिए ये क्लास। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका विभाजन हो ही ना, मतलब किया ही नहीं जा सकता, ये बताना है। मैं ये नहीं पूछ रही हूं किया नहीं गया है, किया ही नहीं जा सकता। जल्दी से बताएं। आप बोलेंगे मैम सॉरी मैं लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लेट भी हो गए तो। आप बोलेंगे मैम अविभाज्य होता है, अविभक्त। विभक्त का मतलब भी वैसे तो बांटना ही होता है, इसको क्या बोल देंगे? जिसे विभक्त ना किया जा सके, विभक्त ना किया जा सके या बांटा ना जा सके, यही कह सकते हैं, विभक्त ना किया जा सके, ना किया जा सके। अविभक्त और अव्यक्त में अंतर समझ लेना। अव्यक्त का अर्थ होता है जिसको व्यक्त ना किया जा सके। अखंड, जिसके खंड ना किए जा सके, खंड ना किए जा सके। ये सब आपस में पर्यायवाची तो हैं बेटा, लेकिन आप बोलेंगे मैम वैसे तो ये सब आपस में पर्यायवाची हैं, लेकिन आवाज कम आ रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देख लीजिए, अखंडित जिसे खंडित नहीं किया गया है, खंडित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इन दोनों में अंतर आप समझ गए? अखंडित का अर्थ है कि चीज टूट तो सकती है लेकिन तोड़ी नहीं गई है। अखंड का अर्थ है कि उस चीज को तोड़ा ही नहीं जा सकता। समझ गए? वॉइस अच्छी नहीं आ रही बेटा, आ जाएगी, अभी काम चल रहा है उस पर, तब तक एक दो क्वेश्चन करते हैं हम, है ना? रुकने से भी कोई फायदा तो नहीं होगा, तो अच्छा है तब तक एक आध क्वेश्चन करते हैं। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। तमस का समानार्थी, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची, क्या पर्यायवाची है ना? बताइए क्या हो जाएगा? ए ए ए, वेरी गुड। अंधकार, अंधेरा, अंधेरा, तम, तम, ये सभी हम किसे बोलते हैं? अंधकार को बोल देते हैं, अंधकार को बोल देते हैं, है ना? कालिमा भी बोल देते हैं, कालिमा छाई हुई है मतलब अंधकार छाया हुआ है। चलिए, तमाशा के लिए हम तमाशा के पर्यायवाची क्या समझ सकते हैं बेटा? आप कहेंगे मैम खेल, खेल है ना? आतिशबाजी, आतिशबाजी, करतब, करतब दिखाना, वो जो चलते हैं ना करतब, कलाकारी, ये सभी तमाशा खेल तमाशे में आते हैं, है ना? चलिए, रस्सी आप बोलेंगे मैम रज्जू, रज्जू बोलते हैं रस्सी को, पट्टा भी बोल देते हैं, कहते हैं ना बांधने के लिए कोई पट्टा दीजिएगा, है ना? ये भी हो जाएगा इसका पर्यायवाची। प्रकाश आप बोलेंगे मैम ज्योति, ज्योति, प्रभा, उजाला, उजाला, है ना? ये सभी प्रकाश के लिए हम सभी बोल सकते हैं। ठीक है जी, वॉइस अभी ठीक हो जाएगी, अभी हो जाएगी ठीक, टेंशन मत लीजिएगा आप सभी लोग, है ना? काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अज्ञ है, भिज्ञ है, अविज्ञ है या अभिज्ञ है? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। मैम टाइमिंग बता दीजिए कब कब क्लास चलती है RWA की। बच्चे 4 बजे आपकी डेली हिंदी की क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे, है ना? जल्दी से बताइए, अनभिज्ञ का विलोम कौन सा है? अज्ञ है, भिज्ञ है? बेटा भिज्ञ तो कोई शब्द ही नहीं होता, कभी भी लगाना नहीं है।
अज्ञ, अज्ञ अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता हो। अज्ञ भी इसका पर्यायवाची है और अभिज्ञ भी। अभिज्ञ जो होता है, अभिज्ञ का अर्थात होता है जो कुछ जानता है, या विज्ञ भी हम लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में अभिज्ञ नहीं है तो विज्ञ भी लिख देंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप सभी लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है ना। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? थोड़ा सा माइक दूर कीजिए, लीजिए, अभी ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गया था मैं कानपुर। आप बोलेंगे मैम क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में लगती है, यहाँ शुरू में लगा दी, गलत हो गया। मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया। आप बोलेंगे मैम यहाँ योजक क्रिया ना होने की वजह से ये पता नहीं चल रहा कि काल किस तरह से हम इसमें, वैसे तो भूतकाल हमें पता है लेकिन यहाँ योजक क्रिया का अभाव है, योजक क्रिया होनी चाहिए थी। मैं कानपुर गया हूं, ये क्यों हो रहा है? मैं कानपुर गया हूं। आप बोलेंगे मैम गया हूं, गया हो गई पास्ट क्रिया मतलब भूतकाल, और हूं लगा दिया प्रेजेंट, गलत हो गया। मैं कानपुर गया था। यदि मैं कानपुर जाने की बात बताऊंगा तो मैं कानपुर गया था ही लिखूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न, एक मिनट बस मैं वॉइस ठीक करा रही हूँ, ठीक है बच्चे, आप जवाब दीजिए। अब आई आवाज ठीक? देखिएगा, कोशिश की है आवाज ठीक कराने की आपके लिए, है ना। निम्न में से अपादान कारक किस वाक्य में आया है? वह जाति से वैश्य है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, लड़का छत से कूद पड़ा। आप बोलेंगे मैम मेघा को पढ़ने दो कर्म कारक, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। आप बताइएगा किसका बोध हो रहा है? आप बोलेंगे मैम ऊंचाई, स्थान, क्या हो गया? अधिकरण हो गया, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। डी डी डी, एक तरफ से डी, वेरी वेरी गुड। लड़का छत से कूद पड़ा, क्योंकि अपादान कारक अलगाव का भाव होना चाहिए, अलगाव का भाव होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, बेचारा बच्चा अलग हो गया छत से, है ना, अलग हो गया। अलगाव का भाव होते ही अधिकरण वो अपादान कारक हो गया, है ना, अपादान कारक हो गया। वे जाति से वैश्य है। बेटा जब भी किसी इंसान की पहचान किसी प्रोफेशन से, जैसे वह कार्य से डॉक्टर है, जब भी प्रोफेशन से या जाति से कराई जाती है, हमेशा सदैव कर्ण कारक होता है। इस चीज को याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। चलिए, लड़का छत से कूद पड़ा, अलगाव का भाव है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता? अंक का अर्थ नहीं बताता, जल्दी से बता दीजिएगा। अंक का अर्थ क्या होता है? आप बोलेंगे मैम गोद होता है ना, संख्या भी होता है, आपको पता होगा, और चिन्ह भी होता है, चिन्ह भी होता है, भेद नहीं होता। भेद किसका? आप बोलेंगे मैम भेद, राज, राज, रहस्य, रहस्य, है ना, तो भेद इसका अर्थ नहीं होता। अंक एक अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द जैसे आप जानते होंगे, एक शब्द जो एक से ज्यादा अधिक अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? अनेकार्थी शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? समिति है, समिति है, समिति है या समिति है? बताएंगे आप सभी लोग। बी, बी, बी तो गलत है, बी गलत है, आप बताएं आप। सी, वेरी वेरी गुड। समिति में दोनों ही मात्राएं छोटी ई की लगती हैं, ठीक है, दोनों ही मात्राएं समिति में छोटी ई की लगती हैं, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। समिति भी नहीं होता, समिति भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा?
संस्कृति का विशेषण क्या होगा? बेटा संस्कृति क्या है? आप बोलेंगे मैम भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा में जैसे ही इस संस्कृति में हम इक प्रत्यय लगाएंगे, इक प्रत्यय लगाएंगे, आप बोलेंगे मैम इस सा पर क्या हो जाएगी? बड़े आ की मात्रा आ जाएगी और ये सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में दिशा का बहुवचन कौन सा है? दिशा का बहुवचन कौन सा है? है ना, कौन सा है दिशा शब्द का बहुवचन? दिशाओं है, दिशाएं हैं, दिशाओं है, दिशाएं। वैसे तो बच्चे बहुवचन क्या होता है? वाक्य में प्रयोग के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है, परंतु अगर हमसे सिंगल पूछ लिया जाए तो इसका दिशाओं भी नहीं होगा, दिशा ए नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? दिशाएं हो जाएगी, जिसपे चंद्रबिंदी लगती है। ए पर जब चंद्रबिंदी लगती है, दिशाएं ही इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है? भैया जी पोल लगा दें, मुझे देखना है इनका जवाब। जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे क्या हो जाएगा आपका जवाब। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है या परिमाणवाचक है? वैसे इजी हो जाता है अगर थोड़ा सा आप ऑप्शन पे दिमाग लगा लें। कैसे? आप बोलेंगे मैम स्थानवाचक तो नहीं हो सकता, हर बात पर हो रहा है, हर जगह पर थोड़ी हो रहा है, तो स्थानवाचक तो नहीं है। कालवाचक भी नहीं है कि हर समय शर्मिंदा होते हो, नहीं जी कालवाचक भी नहीं है। परिमाणवाचक भी नहीं है कि आप थोड़ा शर्मिंदा हो रहे हैं, ज्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा, है ना जी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें है। आगे बढ़ जाए, चलिए। मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आप सभी लोगों को बताना है। कारक है, लिंग है, वचन है या सर्वनाम है? वेरी वेरी गुड, क्या है? डी है, बिल्कुल सही बताया आपने, सर्वनाम। क्यों? मैंने मेरे को नहीं आएगा बच्चा, मैंने क्या आएगा? स्वयं को सुधार लिया, मैंने स्वयं को सुधार लिया, सही सर्वनाम होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गई। कारक की कोई अशुद्धि नहीं, को बिल्कुल सही लिखा है, लिंग भी ठीक है और वचन भी स्वयं के लिए तो सिंगल या एक वचन आता है, अकेले के लिए तो एक वचन है, सब कुछ शुद्ध है। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जल्दी से बताएंगे, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? हेल्पलाइन नंबर दीजिएगा अनुराग कुमार बच्चे को, हेल्पलाइन नंबर बेटा पहुंच रहा है आपको अभी, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो तब होती जब शहर का कोई निश्चित नाम होता, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, कुछ अगर निश्चित नाम होता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक नहीं है। भाव इसमें कोई है नहीं, है ना, भाव इसमें कोई है नहीं। भाव क्या हो जाएगा इसमें? शहर से शहरी बन जाएगा, है ना, है ना। भाव भी इसमें कोई नहीं। समूहवाचक संज्ञा, आप बोलेंगे कहीं ऐसा तो दिमाग में नहीं आया मैम शहर तो बहुत सारे लोगों का बना होता है, मैं तो इसको समूह मानूंगा, ऐसे मत मान लेना। समूहवाचक भी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल तापमान अधिक रहेगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक रहेगा, कार्य अभी हुआ नहीं है, क्रिया अभी हुई नहीं है, होने वाली है। जो कि मैम आपने कल मस्तक का पर्यायवाची बेटा लगाते हैं, भाग्य में क्या लिखा है, मेरे माथे में क्या लिखा है, तो वो चल जाता है। मेरे माथे में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, वो चलता है और वो आया हुआ क्वेश्चन है, इतना कंफ्यूज मत हुआ कीजिएगा, ठीक है। कहते हैं ना हमारे माथे में ही पता नहीं क्या लिखा है, मेरे माथे पे कुछ ऐसा लिखा है, मतलब मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे नसीब में क्या लिखा है, वो सब चलता है। कल तापमान अधिक होगा, वर्तमान काल, आप बोलेंगे आज तापमान अधिक है, होता तो वर्तमान काल होता। भूतकाल, कल तापमान अधिक था, मतलब निकला हुआ नहीं। पूर्ण भूतकाल, बिल्कुल ही नहीं, तो कौन सा होगा? भविष्यकाल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना, समझ लो।
आपके लिए तो हलवाई। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप बोलेंगे सत्य अस्त्री, अस्त्री नहीं होगा। सत्या, बेटा सत्या शब्द मूल शब्द नहीं है, सत्या भी नहीं होगा, आर्थी भी नहीं होगा। सत्य यात्री, सत्यार्थी होता फिर तो, है ना, सत्यार्थी थोड़ी होता। सत्य धन अर्थी बिल्कुल सही है। ये जब सत्य, सत्य या से अगर आप स्वर बाहर निकाल लें, या से अगर आप स्वर बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा, और इधर वाला अर्थी से भी स्वर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इधर क्या बन जाएगा? ये बच जाएगा। और ये दोनों स्वर जब मिलेंगे तो दीर्घ आ बन जाएगा। सत्य, ये क्या है? स्वर रहित आ है, स्वर रहित लिखा है। सत्य क्या है? या में स्वर नहीं लगा, और क्या ही, तो ये क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर इधर आ जाएगा। सत्यार्थी, इसकी मात्रा इधर लग जाएगी, सत्यार्थी बन जाएगा। दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी बच्चे। कौन सी स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। बताएं, क्लियर हो चुका आपको? क्लियर हो गया? आपसे कट्टी कर ली मैंने। और ये ऐसे, मतलब ऐसे नाराज हो के बेटू, ऐसे नहीं होते हैं ना, नाराज नहीं होते हैं। आप नाराज हो जाओगे तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। मान जाओ, देखो मना रही हूँ कितने प्यार से आपको। गंगा जल में कौन सा समास है? जल्दी से बता दें। बिल्कुल अपादान नहीं है बेटा। हिमालय में तुलना की उसने, क्या नहीं अपादान है? बिल्कुल नहीं अपादान है, बिल्कुल अपादान नहीं है। हिमालय ऊंचा है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ऐसा नहीं किसी से तुलना, उसको तो उत्तम अवस्था में पहुंचा दिया, कोई तुलना नहीं है। उत्तम अवस्था वो होती है जब तुलना नहीं रहती, है ना। चलिए, गंगा जल में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। गंगा का जल क्या हो जाएगा? गंगा का, गंगा का जल, गंगा का जल बता दें कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कर्मधारय तो नहीं है, विशेषण विशेष जैसा भी नहीं है। गंगा जल में बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा, सीधे सीधे गंगा का जल बताया जा रहा है ना। कोई तृतीय अर्थ तो नहीं निकल रहा, और द्वंद्व भी नहीं हो रहा, आपस में विरोधी शब्द भी नहीं है ना जी। चलिए, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? ना तो कर्ता के अनुसार बदल रहा है, ना कर्म के अनुसार बदल रहा है, तो किसके अनुसार बदल रहा होगा बच्चे? जल्दी से बताएं, किसके अनुसार बदल रहा होगा? आप खुद से बोलेंगे मैम कर्म वाच्य नहीं हो सकता क्योंकि कर्म के अनुसार नहीं बदल रहा, कर्तृ वाच्य नहीं हो सकता क्योंकि कर्ता के अनुसार नहीं बदल रहा। सीधे सीधे थे, भाव वाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाव वाच्य हो जाएगा, है ना। चलिए, क्या है ये लगा हुआ आपके सामने? रेडियो ऑपरेटर संपूर्ण हिंदी साहित्य मैराथन, एक ही क्लास में साहित्य का सारा निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। 30/12/2023 4 बजे शनिवार को आप सभी को आना है क्लास में। समझ पा रहे हैं आप या नहीं? बताइए, शनिवार को आप सभी को क्लास में आना है। आर यू रेडी? जल्दी से बताओ, पहले यस लिखो सभी, है ना। हाँ बिल्कुल, SSCD के लिए भी ले सकते हैं आप क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल तैयार हो? यस मैम। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बता दीजिएगा, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शिष्ट धन ता, शिष्ट धन ता कौन सा हो जाएगा? सीधे सीधे शिष्ट धन ता, ऐसे ही तो बन रहा है शिष्टता। क्या लगा है? प्रत्यय लगा है, प्रत्यय लगा है, बन गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 बार टाइप हो गया। चलिए, शिष्टता शब्द में ता प्रत्यय है। ये क्वेश्चन ऊपर का अलग होना चाहिए था, क्वेश्चन में बदल देती हूं इसको। विवरण लाघव उपदेशक लिखो। निम्न में से कौन सा चिन्ह नहीं है? कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? विराम चिन्ह नहीं है।
चिन्ह नहीं है, ये बताइएगा। नहीं है, इसका जवाब आप सभी लोगों को देना है। कौन सा? सी, बी। बी नहीं होता है विराम चिन्ह, जल्दी से बताना। विवरण चिन्ह आप बोलेंगे मैम इस प्रकार का जो चिन्ह बनता है विवरण चिन्ह। लाघव चिन्ह, मान लो मैंने ये डॉक्टर लिखा और यहाँ पे इसे लघु करने के लिए जो गोल सा बनाते हैं लाघव चिन्ह। उपदेशक तो कोई चिन्ह नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। निर्देशक चिन्ह, इस प्रकार से जो योजक से डबल बनाते हैं उसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। ठीक है जी बेटा। हार्ड क्वेश्चन अभी आप लोगों ने, जब मैं फर्स्ट टाइम में हार्ड क्वेश्चन लाई थी आपने बोला मैम हमें तो यूपी पुलिस के क्वेश्चन चाहिए, यूपीएसआई के क्वेश्चन चाहिए। अब बताओ यूपीएसआई के क्वेश्चन मैं लेके आई हूं तो वही तो कराऊंगी ना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपु आतन की कुंडली करे जोगनी चवात पी वही पागी मनो जुबत जलेबी खात। जल्दी से बता दो इसमें रस कौन सा है, इसमें रस कौन सा है, जल्दी से बता देंगे आप लोग, है ना। रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चवात पी वही पागी मनो जुगत जलेबी का, मतलब दुश्मन की आंतों को की कुंडली, रिपु का मतलब शत्रु होता है, मार कर उसको और उसकी आंतों को चबा रही है आराम से, और रस में डुबो डुबो के ऐसे खा रही है जैसे, जैसे बता दो क्या है, जलेबी खा रही आंतों को। सोचो रस क्या होगा, वही शरीर से निकला हुआ खून, समझ लो कैसा लगेगा। कौन सा रस जाएगा आपके अंदर? आप सभी बोलोगे मैम बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? घृणा होता है। क्या होता है? घृणा होता है। जल्दी से बताओ। अच्छा कैसे कर रहा होगा? खा रही होगी कुंडली को, कितना टेस्टी है ना, ऐसी तो कर रहा होगा। जो भी खाएगा बड़ा मजा आ गया भाई, है ना। आगे बढ़े, चलो। बीभत्स रस, घृणा या जुगुप्सा भी लिखा मिल सकता है बेटा, जुगुप्सा भी लिखा मिल सकता है इसका स्थायी भाव। क्रोध आप बोलेंगे मैम क्रोध का क्या होता है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आप बोलेंगे रौद्र रस का, रौद्र रस का, भयानक रस का भय, है ना, भय। तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रौद्र रस का क्रोध। चलिए आगे बढ़े, है ना। हाँ मतलब ये तो देखो कितना बढ़िया से टेस्ट लेके खा रही है। तो आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से बताइएगा। आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी बताइएगा। मसाले की कमी है, एक बच्चा बोल रहा है मसाले की कमी है आटो में। हाँ आप बोलेंगे मैम आला को हम वीर छंद भी कहते हैं, वीर काव्य भी या वीर छंद भी कह देते हैं। आला में लिखी हुई सबसे फेमस रचना कौन सी है? आप बोलेंगे मैम परमाल रासो, परमाल रासो आला छंद में ही लिखी हुई रचना है ना। और इसमें 31 मात्राएं होती हैं। 2 पदों में ये लिखा जाता है, 2 पद, 4 चरण, 4 चरण और 16 पर यति, 16 एक बार 16 और एक बार 15 पर यति, 16-15 पर यति, यति, है ना। तो 16 के बाद कहाँ यति होगी? बीच में, और बाद में कितनी होंगी? 15 होंगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। 31 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बचती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे, जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, कौन सा हो जाएगा? आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप मेरी क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने 100% कर रखा होगा, है ना। कौन सा? श्रुत्यानुप्रास गलत। अभी आपको बताती हूँ कौन सा अलंकार। अंत्यानुप्रास, अंत में जब अनुप्रास होता है, अंत में जब अनुप्रास होता है मतलब अंत के जब पद मिल रहे होते हैं, अंत्यानुप्रास। लाटा अनुप्रास कल ही आपको बताया था, मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना जी। श्रुत्या अनुप्रास कौन सा होता है? सुनने में अनुप्रास। देखो अंत्यानुप्रास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। तो आरी और आरी बार बार मिल रहा है, अंत्यानुप्रास। ठीक है। श्रुत्यानुप्रास, सुनने में अनुप्रास। कहत नटत रीजत खिजत, मतलब ता की
आवृत्ति कहाँ हो रही है, सुनने में हो रही है, तो शत्यानुप्रास सुनने में लग रहा है ना। चलिए, लाटानुप्रास पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहने का अर्थ है कि वही शब्द हो पर किसी एक वर्ण की वजह से या एक शब्द की वजह से अर्थ में भेद आ जाए। लाटानुप्रास जब वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो, कितनी बार हो, 2 बार हो, इस करुणा कलित हृदय में, तो क्या हो जाएगा, 6 का अनुप्रास हो जाएगा। वृत्त्यानुप्रास जब वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, है ना, वो हो जाता है वृत्त्यानुप्रास, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, है ना जी। ये जो आप ऐसे ऐसे करके इमोजी भेजते हो ना बना के, 6 का कैसे हुआ, 6 का ही अनुप्रास है ना, जल्दी से बता दें। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ एक बुरा तो दूसरा उससे भी बड़ा बुरा। आप बोलेंगे ये तो वो होता है शेर को सवा शेर, और उसमें बुराई की भारी बात नहीं होती किसी भी चीज में जो आगे हो, तो ये तो नहीं हो। एक गुण के साथ दूसरा गुण, आप बोलेंगे गुण की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ गुण की तो बात नहीं हो रही। कड़ेला कड़वा होता है, कैसा होता है, कड़वा होता है। बुरे व्यक्ति की बुरी संतान बिल्कुल नहीं, ये तो वो कहते हैं सांप के सपोले होते हैं, उसे बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे आप, एक बुराई पर दूसरी बुराई। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कौन सा वाक्य है, निषेध वाक्य है। आप बोलेंगे मैम ना की तो कोई बात ही नहीं हुई है, नहीं की तो कोई बात नहीं हुई, निषेध तो है नहीं, संयुक्त भी नहीं है। क्यों नहीं, मैं चाहता हूं अगर मैं इधर का पार्ट छुपा लूं तो इस वाक्य का कोई प्रॉपर सेंस नहीं निकल रहा है। मतलब संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब 2 वाक्य जुड़े तो हों परंतु अर्थ में स्वतंत्र हों, कि दोनों के अपने अपने अर्थ निकल रहे हों, तब संयुक्त वाक्य होता है। एक वाक्य जब दूसरे एक वाक्य की क्रिया का होना जब दूसरे वाक्य की क्रिया के होने पर टिका होता है तो क्या हो जाता है, आप बोलेंगे मैम मिश्र वाक्य हो जाता है। एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पे टिका होता है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, तो आप बोलेंगे मिश्र वाक्य है मैम, मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य बिल्कुल नहीं है, सरल वाक्य तो क्या होता है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं, सीधी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। देखो, हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा रचना को। किसे, चिदंबरा रचना को। और किसकी रचना है ये, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत। 1966 में 1966 में पहली बार। वैसे ये क्रम से कौन सा था, क्रम से चौथा, कौन सा था बच्चे, क्रम से चौथा था, ठीक है। यामा रचना के लिए 1982 में महादेवी वर्मा को, किसे, महादेवी वर्मा को पुरस्कार मिला 1982 में। उर्वशी के लिए दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में ये पुरस्कार मिला। कितनी नावों में कितनी बार के लिए, अज्ञे जी के लिए, अज्ञे जिन्हें हम बोलते हैं हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है। थैंक यू सो मच लवकेश सोलंकी जी, थैंक यू। अज्ञे जी को मिला 1978 में। 1978 में कितनी नावों के लिए कितनी बार में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और बाकी साहित्य की क्लास तो हमारी है ही सैटरडे में, उसमें ये सारी चीजें हो ही जाएंगी, है ना। चलिए, सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ये किस काव्य की रचनाएं हैं, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दीजिएगा। जी 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 राइट, किसमें, हाँ 68 में मिला था, क्योंकि चौथा था, 65 में तो शुरू ही हुआ था, है ना। चलो 68 में मिला था, जल्दी से बता दें। और सबसे पहला किसे मिला था, पहला किसे मिला था, जल्दी से बताएं, पहला किसे मिला था। तो आप बोलेंगे मैं मलयालम भाषा के कवि जी शंकर कुरूप को मिला था। किसे मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है। बताइए, फॉर्म भरने वाली वीडियो सर की कब आई, आ जानी चाहिए। ये राम सब
आ गई? आज तो गई फॉर्म भरने वाली वीडियो सर की, सर ने पहली ही वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया था। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम की बात हो रही है, जल्दी से बताओ। आप बोलेंगे मैम जानकी मंगल में भी हो सकता है, दोहावली में भी हो सकता है, गीतावली में भी हो सकता है, पर है किस में? रामचरितमानस की ये पंक्ति है, किसने लिखी है रामचरितमानस? आप बोलेंगे मैम आचार्य तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने, ठीक है। और किस भाषा में लिखी है? आप बोलेंगे मैम अवधी में लिखी है, अवधी में लिखी है ना। इनकी एक, वैसे ही अवधी के सम्राट माने जाते हैं, पर इनकी एक रचना है जिसका नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, जिसे इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। और एग्जामिनर का बड़ा प्रिय प्रश्न है ये बार बार पूछना कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? जल्दी से बता दीजिएगा। कहानी नई कहानी, जल्दी से बताएं किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, जवाब आने लगा। बी नहीं, बी क्यों लगा रहे हो? बी क्यों लगा रहे हो? कौन सा होगा, कौन सा होगा? जल्दी से बता दो आप। आप सभी बताएंगे मैम नामवर सिंह की रचना है ये, नामवर सिंह की रचना है, ठीक है। इनकी और कृतियां कौन सी हैं? दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, परंपरा की खोज, खोज। नई कहानी के लेखक ये माने जाते हैं। नई कहानी का युग कौन सा था बेटा? आजादी के बाद, जब टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन। हाँ, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं ना। आप बोलेंगे बच्चन सिंह की भी नहीं है, डॉक्टर रघुवंश की भी नहीं है, मधुरेश की भी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत से बच्चे अटेम्प्ट ना कर पाए। अगर ना कर पाए तो उसमें बहुत टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ही, अब ये कोई फेमस थोड़ी बहुत ज्यादा रचना है जो आपको पता होगी, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब वैसे फेमस होगी, पर ऐसा थोड़ी ना है कि पाठ्य में आ रही है। तो इस तरह की रचनाएं कम बच्चों को पता होती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए, अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आंगन के पार, अज्ञेय ने कौन सी रचना के लिए, मतलब अज्ञेय को इस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? जल्दी से बता दीजिएगा आप सभी लोग बताएंगे मैम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला था। किस में मिला था? 1964 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। इनका पूरा नाम भी बच्चे पूछ लिया जाता है। इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद वात्सायन, वात्सायन। और बाद में इन्हें उपाधि मिली थी अज्ञेय जी की। ये इन्होंने स्वयं को अज्ञेय माना था, मतलब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। टफ नाम याद करना हो जाता है। ऐसे ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, है ना, हरिऔध जी का, इनके नाम भी पूरे पूछ लिए जाते हैं, वो भी मैं आपको करा लूंगी, है ना। सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या होगा? जल्दी से बता दें, सर्कुलर का हिंदी शब्द क्या होगा? आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने सोचा लाओ ये भी ले ही आती हूँ आप सबके लिए, है ना। सब कुछ तो कराई रही हूँ, ये भी एक आध क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप बोलेंगे मैम सर्कुलर को हम परिपत्र कहते हैं, अधिनियम को हम एक्ट कहते हैं, है ना जी, एक्ट कहते हैं। संकल्प रिजोल्यूशन बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं संकल्प को, ठीक है। अधिसूचना नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? जो काव्य लिखता है कवि कहलाता है। और ये बीएड में आया था बेटा ये, हाँ देखो यूपीएसआई में भी तो आया है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा? कवित्री गलत, लेखिका लेखक का स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग क्या है? लेखक है ना।
तो क्या हो जाएगा, कवित्री भी नहीं होता, कवित्री होता है। यहाँ वर्तनी शुद्धि का आप ध्यान रखेंगे विशेष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? भैया जी पोल लगा दीजिएगा, पोल लगा दीजिएगा। त्रिलोचन में कौन सा समास है? बताइए। जीरो वोट्स क्यों आ रहे हैं? जल्दी से वोटिंग कीजिएगा आप सभी लोग। 4 72%, वेरी वेरी गुड। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन अर्थात नैन जिसके, लोचन जिसके। आप बोलेंगे मैम ये तो शिव के लिए बोलते हैं, और सीधे सीधे शिव के अलावा संसार में तीन लोचन किसी के हैं ही नहीं, है ही नहीं, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा सीधे सीधे। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे तीन नेचन का समूह तो नहीं बन रहा, आप बोलेंगे द्विगु समास नहीं हो सकता, पर कुछ जगह आपको लिखा मिल जाएगा जो कि गलत है। अगर ए ऑप्शन नहीं होता, मान लो ए ऑप्शन नहीं होता, तब आपकी मजबूरी थी, तब आपकी मजबूरी थी, अन्यथा ए ही होना चाहिए। बी क्यों होगा बेटा? सीधे सीधे एक, तीन लोचन संसार में सिर्फ एक ही इंसान के हैं, शिव के, समूह नहीं बन रहा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, ठीक है, परंतु दूसरे पद का समूह भी बनना चाहिए। तीन लोचन का कहीं समूह नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देवर्षि का दशानन में बेटा बहुब्रीहि समास होगा। किसी और के 10 सर नहीं हुए हैं संसार में रावण के सिवा। अब एक बच्चे ने पूछा था मैम पंचवटी में कौन सा समास होगा? 5 वटों का समूह तो और जगह भी हो सकता है ना। पंचवटी में द्विगु समास को इसलिए अहमियत मिलती है कि पंचवटी एक स्थान था जहां सीता माता ने अपना वनवास गुजारा था, पर 5 वटों का समूह तो उस जगह के अलावा भी कहीं और हो सकता है, तो पंचवटी में द्विगु समास इसलिए हम लगा देते हैं, है ना। पोल हटा दीजिएगा। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देव ऋषि, देव अर्षि, देववर्षि, देवर ऋषि। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, देव ऋषि है, देव ऋषि होता है। और आप सभी को पता है कि ये जो समास होता है इसमें आ के साथ री मिलकर, आल मिला है, वासी यहाँ आएगा और ये री मिलेगी, और री मिलकर ये अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। और ये आ तो मिल जाएगा देव में, जो ये देव इस प्रकार ही तो लिखा है अभी, लो इधर बता दे रही हूं, री धन शी। आप सबने यही तो पढ़ा, यही तो पढ़ा, देव और ये आ और ये मिलकर अर बन जाता है बेटा। क्या बनता है? अर बनता है। ये आ मिल गया वा में तो ये देव हो गया पूरा, और ये रा रेफ चला गया शा पे तो ये ऋषि बन गया इस प्रकार से। और संधि हो जाती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि हो जाती है। ठीक है जी, बताएं। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को? आप सभी लोगों को ये क्लियर है? बताएं। हाँ, ये जरूर देखना मैम आपको जुकाम हो गया, मैम आपको बुखार हो गया, आप पढ़ लो, मेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, है ना। किसने बताया? है ना। ऑप्शन में नहीं होगा बेटा बहुब्रीहि, तो द्विगु बताया होगा 100%। अगर ऑप्शन में द्विगु है ही नहीं तो फिर तो बहुब्रीहि लगा, अगर बहुब्रीहि है ही नहीं तब तो लगाना पड़ेगा ना द्विगु। है द्वंद्व बताया है, द्वंद्व तो कोई नहीं बता सकता, द्वंद्व समास बताया है मैम जी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जल्दी से बता दीजिएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा? देखो, जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, रखने वाला जिज्ञासु। तो जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? यहां तक के लिए समझ लो जिज्ञासा, जिज्ञासा। देखो इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। कर्मठ, काम में कुशल, काम में कुशल व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कर्मठ कहते हैं। ठीक है। उत्सुक, उत्सुक को बेचैन भी कह देते हैं, अत्यधिक जिज्ञासा रखने वाला, है ना, ये हम कह देते हैं उत्सुक को। ठीक है, उत्सुक को आप कह सकते हैं बेचैन, बेचैन। ठीक है,
और मुमुक्षु कहलाता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा, इस सिर्फ इतने टर्म के लिए मुमुक्षा शब्द बना है बेटा। क्या बना है? मुमुक्षा शब्द बना है। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्षुक, मुमूर्षु, मरने का इच्छुक मुमूर्षु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन जिस शब्द को, जिस वर्ण को बोलते हुए, जिस अक्षर को बोलते हुए, जिस अक्षर को बोलते हुए मुख से गर्म हवा निकले उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा ऊष्म व्यंजन है। आप बोलेंगे मैम ऊष्म व्यंजन शा, शाह, शा, सा, हा। हालांकि ये वाला शा इधर आता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। या, रा, ला और ये वा तो लिखा हुआ ही, इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जा और पा क्या है? आप बोलेंगे मैम स्पर्शी, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है जी, गलत हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। माइक बेटा बस आज के लिए, अब तो खाली थोड़ा सा ही बचा है, 5 मिनट की क्लास बची है। आज के लिए आप लोग एडजस्ट कर लो, कल से मैं आपके लिए बिल्कुल बढ़िया वाला माइक लेके आऊंगी, है ना। चलिए, है ना। मैम जी मैं आपसे रूठ जाऊं क्योंकि बताई नहीं यूपी पुलिस की क्लास क्यों नहीं चल रही है? कल से चलेगी, कल से आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास चलेगी। ठीक है जी, चलो। पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। पर्वतराज हिमालय मतलब पर्वतों का राजा हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्ष से हरे भरे पेड़ पौधों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र और इनकी कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ये तो आपको पता ही है ना, है ना। सिंधु, गंगा, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। जैसे हमारे ये इस प्रकार से है ना, भारत का उत्तराखंड आ गया, फिर ये आ गया, ये इधर को इस तरह से, तो कहते हैं ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील है। इसकी चोटियों की ऊंचाई 82,000 से 1992 फीट तक है। हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं? 5 पावन नदियां, सीधे सीधे लिखा है, सिंधु, गंगा, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो कितनी नदियां बहती हैं बच्चे? अगर यहाँ अनगिनत लिखा है ना, और यहाँ लिखा है बहुत सारी, तो सीधे लिख देना बहुत सारी, तो क्या आ जाएगा? 5 पावन नदियां आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? आप बोलेंगे मैम सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और सतलज। और इतना तो आपको ज्योग्राफी के हिसाब से भी पता होगा कि गोदावरी तो आप बोलेंगे मैम प्रायद्वीपीय भारत, अर्थात प्रायद्वीपीय भी नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे महाराष्ट्र में ज्यादा बहती है ना, तो गोदावरी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? ये आपका क्या है? HW है, जिसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएंगे। और आप सभी ध्यान रखेंगे, हिंदी की साहित्य की मैराथन मैं लेकर आ रही हूँ सैटरडे को 4 बजे, 4 से 3 लगभग 3 घंटे की, लगभग 3 घंटे की ये मैराथन रहेगी, जिसमें मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी कराऊंगी, उसके बाद में सारा ही आपको MCQ कराऊंगी। तैयार रहना बिल्कुल। चलिए मिलते हैं आप सभी से कल शाम 4 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड